हेलो एवरीवन, आई एम संजय यादव। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में हमने फंक्शन का शुरुआत किया था, ठीक है। हमने उसका डेफिनेशन को देखा, ठीक है। कुछ मतलब सिंपल एग्जांपल्स को देखा, ठीक। और फंक्शन को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश की कि फंक्शन क्या है, ठीक है। हम उसका सेकेंड लेक्चर है, ठीक है। इस लेक्चर के बाद हम लोग कुछ प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, फिर आगे फंक्शन में हम लोग बात करेंगे, ठीक। इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, चलिए हम लोग बात करते हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था, पिछले लेक्चर में हमने जो पढ़ा था उसको हम क्या करेंगे, रीकैप करेंगे, ठीक है। हम लोग उसको क्या करेंगे, रीकैप। पहला हमारा क्या रहेगा, रीकैप करेंगे। इसको हम लोग देखेंगे, इस एग्जांपल्स को। उसके बाद फंक्शन दो तरीके का होता है, एक अलजेब्राइक फंक्शन होता है और एक ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में सम इम्पोर्टेंट अलजेब्राइक फंक्शन की हम लोग बात करेंगे। सम इम्पोर्टेंट अलजेब्राइक फंक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। अलजेब्राइक फंक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें बहुत सारा आ जाता है, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ गया, इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, पार्ट सिग्नम, मॉडुलस एंड सो ऑन। हम लोग लगभग बहुत सारे अलजेब्राइक फंक्शन की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग डोमेन रिविजिटेड डोमेन एंड रेंज की बात करेंगे। रिविजिटेड डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। रिविजिटेड मतलब पिछले लेक्चर में हमने कुछ बात किया था, उससे थोड़ा सा और एडवांस लेवल की थोड़ा सा और हम लोग बात करेंगे रेंज और डोमेन के बारे में, ठीक है। तरीका अलग अलग होगा डोमेन और रेंज को देखने, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इनमें से कौन कौन सा फंक्शन है, कौन कौन सा फंक्शन नहीं है। अगर आपको ऐसे एरो डायग्राम में कोई रिलेशन दे रखा है तो आप क्या इसको देख करके पहचान सकते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं। पहले इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। क्या पहला फंक्शन है, फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए कि इसका हर एक एलिमेंट इसके यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। हम देख रहे हैं कि ए 1 से रिलेटेड है, ठीक है, बी 2 से रिलेटेड है, लेकिन बी 3 से रिलेटेड हो गया है ना। बी इसका हर एक एलिमेंट इसके किसी यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट होना चाहिए था, एक से ज़्यादा एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो गया है बी, तो ये वाला फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि बी के पास एक से ज़्यादा इमेज है। इसके कारण से हमारा ये वाला क्या होगा, फंक्शन, ये हमारा फंक्शन नहीं, नॉट अ फंक्शन, ठीक। ये वाला देखना, ए 2 से, बी भी 2 से, है ना, सी सारा इसका हर एक एलिमेंट इसके किसी न किसी एक एलिमेंट से एसोसिएट हुआ है और यूनिक एलिमेंट से हुआ है। ए का इमेज 2 है तो बी का इमेज 2 है, ए का भी इमेज एक ही है, बी का इमेज भी एक ही एलिमेंट है, मतलब यूनिक है। सी का 4 है और डी का 3 है इमेज, तो ये वाला हमारा क्या हो गया, फंक्शन है। इसमें देखना, इसमें ये देखना, ए 1 से रिलेट, ए 2 से रिलेट हुआ है, बी 3 से रिलेट हुआ है, लेकिन इसमें एक एलिमेंट छूट गया, जो ये रिलेट नहीं हुआ है, मतलब इसका हर एक एलिमेंट इसके किसी न किसी एक एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। मान लो कि ये सेट ए है और ये सेट हमारा क्या है, बी। ये हमारा सेट ए और ये हमारा सेट बी, सेट ए और ये सेट बी। ये ए सेट से बी सेट में ये फंक्शन नॉट फंक्शन, ये फंक्शन हमारा नहीं। क्या ये फंक्शन होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ए का इमेज 2, बी का इमेज 2, सी का इमेज 2, ए का एक ही इमेज 2 है, बी का एक ही इमेज 2 है, सी का एक ही इमेज 2 है, मतलब इट इज़ अ फंक्शन, इट इज़ अ फंक्शन। आई होप आपको, आप ऐसे अगर एरो डायग्राम में दे रखा है तो फंक्शन है या नहीं आप चेक करके बता सकते हैं कि वो फंक्शन है या नहीं,
ठीक है। अब इसके डोमेन रेंज की भी बात कर सकते हैं, तो इसको हम लोग कोडोमेन, इसको डोमेन हम लोग बोलते हैं, है ना, इसको हम लोग डोमेन बोलते हैं। और जो भी इमेजेस का सेट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। ये वाला क्या हो गया हमारा, रेंज हो गया। रेंज हमेशा किसका, कोडोमेन का सबसेट होता है। और ये वाला क्या होता है हमारा, कोडोमेन, जिसमें इमेज रहता है ना। तो ये सेट हमारा बी सेट हो गया कोडोमेन, ये रेंज और ये डोमेन। बाकी आप सब देख सकते हैं इसी तरीके से। पिछले लेक्चर में हम लोग इसके बारे में बात कर चुके थे। हम लोग आज आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए फंक्शन दो प्रकार का होता है, दो तरीके का होता है, एक अलजेब्राइक फंक्शन और एक ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अलजेब्राइक फंक्शन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम लोग ट्रांसेंडेंटल फंक्शन की बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में ओनली फॉर अलजेब्राइक फंक्शन की हम लोग बात करेंगे। व्हाट द पॉइंट, कोई दिक्कत आपको नहीं? आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अलजेब्राइक फंक्शन को पढ़ने से पहले हम लोग किसको देखते हैं, डोमेन एंड रेंज रिविजिटेड, ठीक है। दोबारा हम इसको देख रहे हैं, डोमेन और रेंज का क्या मतलब है। अब ये फिगर देख रहे होंगे, ठीक है। यू कैन थिंक ऑफ फंक्शन एज ए मशीन, you can think of function as a machine। मशीन की तरह फंक्शन को सोच सकते हैं। जिस तरीके से हमारा मशीन वर्क करता है हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में, उसी तरीके से मैथमेटिक्स में फंक्शन वर्क करता है, ठीक है। हमारे आसपास जैसे कि एक लाइट और पंखा जल रहा है, ठीक है। हम एक स्विच डालते हैं, जब एक स्विच दबाते हैं तो एक लाइट ही जलता है। दो स्विच दबाएंगे तो एक स्विच दबाएंगे तो पंखा अगर चलाना होगा तो एक स्विच पंखा वाला दबाएंगे, लाइट जलाना होगा तो मैं एक स्विच लाइट वाला जलाएंगे तो लाइट जल जाएगा, ठीक है। तो एक स्विच से एक ही चीज जल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ऐसा स्विच हमारे किसी काम का नहीं है कि अगर मैं एक स्विच दबाऊं और पंखा भी चल जाए, लाइट भी जल जाए, हमारा ये बोर्ड भी स्टार्ट हो जाए, तो वैसा स्विच हमारे लाइफ को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर सकता है, वो हमको परेशानी में डाल सकता है ना। अगर हमको काम है पंखे का, लाइट भी जल गया, ये बोर्ड भी ऑन हो गया, फिर हमको दिक्कत हो गया, ठीक है। अब सोने जाएंगे, हमको लाइट नहीं चाहिए, हमको चाहिए पंखा। हम वो स्विच दबाएंगे, पंखा भी जल गया, लाइट भी जल गया, बोर्ड भी जल गया, तो हमको परेशानी होने लगेगा, लाइफ कॉम्प्लिकेटेड बनने लगेगा हमारा। सो हमें उस तरीके का मशीन चाहिए कि अगर मैं एक इनपुट दे रहा हूँ तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक ही आउटपुट देना चाहिए, एक इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट अलग अलग नहीं आना चाहिए। वही उसी को हम लोग मशीन बोलते हैं, ठीक है। और उसी तरीके से वर्क करता है हमारा फंक्शन। फंक्शन भी एक इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग एक ही आउटपुट देता है, ठीक है। एक से ज़्यादा आउटपुट देने वाला फंक्शन नहीं होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि इनपुट हमने एक ही डाला था, इनपुट हमने बी डाला और आउटपुट हमको दो मिल रहा है, एक और एक क्या मिल रहा है, 3। ये वाला फंक्शन नहीं था हमारा। समझ में आ गया क्या? चलिए हम लोग आगे आते हैं। तो अब मशीन की तरह इसको सोच सकते हैं। जैसे कि हम लोग अपने घरों में देखे होंगे, जो धान से जो चावल में कन्वर्ट करता है वो वाला मशीन, जिसको हम लोग अपनी भाषा में मील बोलते हैं, है ना, मील बोलते हैं, है ना। उसमें अगर धान डालते हैं तो वो आउटपुट हमको चावल देता है, ठीक है। अगर मुझे ऐसा मशीन आ जाए जिसमें धान डालें और उसमें आटा और चावल दोनों देने लगे, तो क्या वो हमारे किसी काम का है? नहीं है। वो आटा और चावल मिक्स हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा, लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। दैट मीन्स वो वाला फंक्शन हमारे किसी काम का नहीं है, वो फंक्शन ही नहीं है, वो फंक्शन ही नहीं होगा, ठीक है। समझ में आया क्या? तो उसी तरीके से अगर यहाँ पे मैं इनपुट डालूंगा, मैं यहाँ पे धान डाला, अगर इसमें इस मशीन में हमने धान को डाल दिया, तो ये मशीन क्या करेगा, यहाँ पे कुछ वर्क करेगा, है ना। ये अपना वर्क करेगा और वर्क करने के बाद आउटपुट में हमको क्या दे देगा, राइस दे देगा, ठीक है। यहाँ पे हमने धान को डाला और यहाँ पे हमको क्या मिल गया, राइस, चावल मिलने लग गया। यहाँ पे वर्क किया और यहाँ पे हमको, ठीक है, तो राइस यहाँ पे हमको देने लगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हम यहाँ पे डाल रहे हैं, मतलब इनपुट दे रहे हैं, इस मशीन को इनपुट दे रहे हैं और हमको यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। तो जो हम इनपुट देते हैं, इसी इनपुट को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन ऑफ द मशीन।
हमारे यहाँ पे मशीन का मतलब क्या है, फंक्शन। तो जो इनपुट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन। और यहाँ पे एक कंटेनर होता है जहाँ पे चावल जमा होगा, है ना, इस कंटेनर को हम लोग क्या बोलेंगे, कोडोमेन। ये क्या है हमारे लिए, आउटपुट जिसमें रहता है, जिसमें आउटपुट रहता है उस कंटेनर को हम लोग क्या नाम दिए, कोडोमेन। जिसमें इनपुट रहता है ये वाला हमारा क्या हो गया, डोमेन हो गया, ठीक है। और ये जो आउटपुट है हमारा, आउटपुट तो हमको क्या मिल रहा है, राइस मिल रहा है, ये आउटपुट यही हमारा क्या है, रेंज है। ये क्या है, हमारा फंक्शन का रेंज है, मशीन का रेंज है। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, इस डिस्कशन से हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर मैं डोमेन की बात करूं, डोमेन की बात करूं तो क्या होगा, सेट ऑफ ऑल इनपुट। और रेंज की अगर मैं बात करूं तो रेंज क्या होगा, रेंज हमारा होगा सेट ऑफ ऑल आउटपुट, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट, ठीक है। जो भी पॉसिबल आउटपुट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज बोला करेंगे। समझ में आ गया, आई होप आपको समझ में आया होगा। जो इनपुट डालते हैं उसको डोमेन बोलते हैं, और जो आउटपुट हमारा मिलता है, जो हमको आउटपुट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। समझ में आ गया, आई होप आपको ये बात क्लियर हुआ होगा, ठीक है। हाँ ठीक है, इतनी बात क्लियर हुआ कि जो भी सेट ऑफ ऑल आउटपुट होगा उसको हम लोग रेंज बोलेंगे, और सेट ऑफ ऑल इनपुट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा आगे बढ़ने के पहले एक बात और डिस्कस हम लोग कर लेते हैं। देखना कि अगर फंक्शन का नहीं, अगर फंक्शन का ग्राफ मुझे मालूम है ना, यहाँ तो हमको फंक्शन, हमको एरो डायग्राम में पहले दे रखा था, तो फंक्शन का डोमेन, रेंज सब कुछ निकाल लिया। वहाँ पे हमको रूल पता नहीं था किस रूल के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ए सेट का बी सेट से रिलेट हो रहा था, वो रूल हमको मालूम नहीं था। अगर मुझे रूल दे दिया जाए, वो एरो डायग्राम ना दे, तो हम उसका डोमेन और रेंज की बात कैसे करेंगे, कैसे कर पाएंगे। रेंज के हम लोग बहुत सारे मेथड्स को हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन अगर इफ वी हैव, इफ rule of the function are given, then domain क्या होगा, then domain of f, domain of f क्या होगा, set of all values for which the given function is defined, given function is defined। अगर वो हमको फंक्शन का रूल दे रखा है तो हम लोग उसका डोमेन और रेंज की बात कैसे करेंगे, उसके डोमेन को रेंज की बात हम लोग उस टाइम कर पाएंगे कि वो जिस वैल्यू के लिए वो डिफाइंड होगा वही हमारा क्या होगा, डोमेन होगा, ठीक है। जैसे कि हमारा कोई फंक्शन दे दिया, ये वाला एफ ऑफ एक्स बराबर 1/x², तो ये कहाँ डिफाइंड है, इसको कहाँ दिक्कत होगा जी, जब ये x 0 हो जाएगा, अदरवाइज तो इसको कहीं दिक्कत ही नहीं है, हर जगह डिफाइंड होगा, मतलब वो हर आउटपुट देगा। 0 डालेंगे तो 1/0 डिफाइंड नहीं होता है, वो वाला नहीं देगा, ठीक है। बाकी हर एक वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या देगा, आउटपुट देगा, तो मतलब डोमेन में 0 नहीं होगा। बाकी तो हर पूरा रियल नंबर हो सकता है जो इनपुट डाल सकते हैं, इसमें पूरा रियल नंबर हम इनपुट डालते जाएंगे, वैल्यू देता जाएगा, 0 को छोड़ा करके, 0 को छोड़ करके ये सारे रियल नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट देगा। दैट मीन्स इसका डोमेन क्या हो गया, ये फंक्शन जो डिफाइंड है, ये फंक्शन कहाँ डिफाइंड है, पूरे आर रियल नंबर पे डिफाइंड है एक्सेप्ट 0, तो उस 0 को हमने क्या किया, हटा दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, डोमेन, ठीक है। ये भी हमने देखा कि अगर फंक्शन का रूल दे रखा है तो हम लोग वो वाला x निकाल लेंगे जिसके लिए फंक्शन क्या हो, डिफाइंड। x का मतलब यहाँ पे इनपुट है,
ये वाला इनपुट है और हमारा ये वाला क्या है, ये आउटपुट है। ठीक, समझ में आ गया होगा। तो चलिए थोड़ा सा और बात करते हैं कि अगर फंक्शन का ग्राफ दे रखा है तो उसका हम लोग डोमेन और रेंज की बात हम लोग कैसे करें। मान लीजिए कि कोई फंक्शन इस तरीके से आपको दे दिया, ठीक है, ये x बराबर a है और ये हमारा क्या है, x बराबर b, ये हमारा क्या है, x बराबर b। ठीक है, तो देखना जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं फंक्शन का तो x एक्सिस पे हम लोग इनपुट को क्या करते हैं, रखते हैं। x एक्सिस पे हम लोग x की वैल्यू को रखते हैं, वो x ही क्या होता है, वो इनपुट होता है, और y की वैल्यूज को हम लोग किधर प्लॉट करते हैं, ऊपर y एक्सिस की तरफ, है ना। तो इधर हम लोग आउटपुट को प्लॉट करते हैं और इधर हम लोग किसको प्लॉट करते हैं, इनपुट। ठीक है, तो इनपुट को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन। तो इधर जो x एक्सिस में जो भी होता है नंबर, है ना, x एक्सिस में जो भी हम लोग x एक्सिस के जिस वैल्यू के लिए फंक्शन का ग्राफ डिफाइंड होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसको डोमेन बोलेंगे, क्योंकि इनपुट हमारा कहाँ है, x एक्सिस पर आता है और इनपुट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। तो यहाँ क्या होगा, हमारा x एक्सिस पे हमारा डोमेन को देख लेंगे, x एक्सिस के ऊपर डोमेन को देख लेंगे, और y एक्सिस के ऊपर देखना आउटपुट आता है तो यहाँ हम लोग क्या देख लेंगे, रेंज को देख लेंगे। मान लो कि ये y एक्सिस पे ये ज़्यादा गया है यहाँ पे और यहाँ पे, है ना, तो y एक्सिस को वो जितना कवर किया वो वाला क्या होगा, रेंज होगा, आउटपुट हमारा हमको यही वाला मिलेगा। और x एक्सिस पे जहाँ से जहाँ तक कवर करेगा ग्राफ x एक्सिस को, वो हमारा क्या होगा, डोमेन होगा। जैसे डोमेन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डोमेन की, तो डोमेन हमारा यहाँ पे क्या हो गया, क्लोज्ड a से b तक हमारा क्या हो गया, डोमेन। फंक्शन का ग्राफ कहीं टूटा नहीं है, तो अगर ये a के कोरेस्पॉन्डिंग में y1 मान लो कि वैल्यू दिया होगा फंक्शन, और b के कोरेस्पॉन्डिंग फंक्शन दिया होगा y2, इसको हम लोग y2, तो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज को हम लोग देख लेंगे कैसे, क्लोज्ड y1 से y2, क्योंकि ग्राफ y एक्सिस को इतना ही कवर किया है, इससे ज़्यादा कवर नहीं किया है, तो ये रेंज हो गया हमारा, और इतना कवर किया है x एक्सिस को, तो ये हमारा क्या हो गया, डोमेन। ठीक है, तो ग्राफ को देख करके भी बताया जा सकता है रेंज और डोमेन। हो सकता है कि आपको रूल भी नहीं दिया तो आपको ग्राफ दे दिया, तो जितना ग्राफ x एक्सिस को जितना कवर करेगा वो डोमेन होगा, और y एक्सिस को जितना कवर करेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेंज बोलेंगे। एक ग्राफ और भी देख लेते हैं कि आपको अगर ग्राफ ऐसा दे दिया, ऐसा ग्राफ आपको दे दिया, देख लो, आपको ये वाला ग्राफ दे दिया कि अगर तुम x बराबर 0 रखते हो तो तुमको वैल्यू क्या दे रहा है, यहाँ पे 0 दे रहा है, वैल्यू क्या दे रहा है, 0। x बराबर 0 पे 0 दे रहा है। अगर तुम x को 1 से बड़ा रखोगे तो ये 1 देगा, और जब तुम x से छोटा देगा, जब तुम x से बड़ा रखेगा तो क्या देगा, 0, तो 0 पे 0 देगा ना, 0 पे 0 देगा। और जब ये तुम x को 1 से बड़ा रखेगा तो ये क्या देगा, 1 देगा। और जब x को तुम 0 से छोटा रखेगा, 0 से बड़ा रखा तो 1 दे रहा है। मान लो कि ये y बराबर क्या है, ये y बराबर 1 वाला लाइन है। और अगर तुम x को 0 से छोटा डालने लगा तो वो मान लो कि वो फंक्शन क्या दे रहा है, वो दे रहा है -1, y बराबर कितना दे रहा है, -1। तो इसका बताओ कि इस ग्राफ को देखने के बाद हम क्या बता सकते हैं, इसका डोमेन और रेंज क्या हो सकता है, बताइए, सोचिए जरा इस फंक्शन के बारे में, इस फंक्शन के डोमेन और रेंज के बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं। देखना x एक्सिस को कितना कवर किया, तो x एक्सिस को 0 भी कवर कर लिया, 0 कवर किया है क्योंकि 0 पे 0 दिया हुआ, फंक्शन का वैल्यू 0 पे 0 है। x को जब मैं 0 से बड़ा रखता हूँ तो वो कितना देता है, 1 देता है, 1 देता है, 1 देता है। जब x को मैं 0 से छोटा रखता हूँ, यहाँ पे क्या होगा, होल होगा, क्योंकि x बराबर 0 पे 0 दे रहा है। 0 जब ये थोड़ा सा बड़ा रखेंगे तो 1 देगा, 1 देगा, 1 देगा, ऐसे देगा, -1 देगा, -1 दे रहा है। और x 0 से बड़े पे क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। तो आउटपुट में तो 3 ही वैल्यू आ रहा है, 1, 0 और -1। लेकिन x एक्सिस को कितना कवर कर रहा है, y एक्सिस को कवर कहाँ पे कर रहा है, पहले x एक्सिस को देख लेते हैं, डोमेन की बात करते हैं। x एक्सिस को कहाँ पे कितना कवर कर रहा है, ये तो पूरा r को कवर कर रहा है। नहीं, थोड़ा ढंग से लिखते हैं, मतलब क्या, x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 भी कवर कर रहा है, x लेस देन 0 भी कर रहा है, और x बराबर 0 भी कर रहा है, पूरा r ही तो हो गया।
पूरा आर कवर कर लिया, तो इसका डोमेन पूरा आर हो गया। मैं रेंज की अगर मैं बात करूँ तो रेंज क्या हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा सेट ऑफ ऑल आउटपुट। तो आउटपुट में इसका 3 ही वैल्यू है, 1 0 और -1, तो इसका क्या हो जाएगा -1 0 और 1, इसका क्या हो जाएगा रेंज हो जाएगा। आई होप आप ग्राफ को भी देख करके रेंज और डोमेन की चर्चा कर सकते हैं। ऐसे कहीं अब अगर ग्राफ यहाँ पे देखो 0 पे टूटा हुआ है, जुड़ा हुआ नहीं है ना, 0 पे यहाँ पे आ जाता है, 0 पे जैसे 0 से आगे बढ़ते हैं वो वहाँ पहुँच जाता है, और 0 से इधर जाते हैं तो यहाँ आ जाता है। ठीक है, तो ये ग्राफ टूटा हुआ था, तो इसका ग्राफ इस ग्राफ को भी देख करके हम लोग रेंज और डोमेन की हम लोग बात कर पाए। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आता है तो आप नहीं आया तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इस PDF इस लेक्चर का PDF नोट भी आपको वहाँ पे टेलीग्राम पे जैसे भी आप ज्वाइन करोगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो आप हमको टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा ये लेक्चर नोट्स आपको मिल जाएगा वहाँ। ठीक है, तो ऐसे भी रूल दिया तो भी हम लोग निकाल सकते हैं। रूल देगा तो हम लोग डोमेन और रेंज की हम लोग बाद में बात कर लेंगे। जब रूल दिया रहेगा तो उसको हम लोग बाद में बात कर लेंगे। डोमेन अभी कैसे निकाल लेंगे, अगर रूल दिया रहेगा तो वो वाला एक्स निकाल लेंगे जहाँ पे फंक्शन क्या है डिफाइंड, बात खत्म है, उसका निकाल लेंगे। इसका बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है एक रियल वैल्यूड फंक्शन। हालांकि हम लोग यहाँ पे रियल वैल्यूड फंक्शन की ही बात करेंगे, क्योंकि हम लोग 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर को देख चुके हैं, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा रियल वैल्यूड फंक्शन के भी बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। क्योंकि जब हमारे पास सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया तो कॉम्प्लेक्स नंबर से कॉम्प्लेक्स नंबर में भी हम लोग सेट को मतलब फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। रियल नंबर से रियल नंबर के बीच में भी फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। तो फिर फंक्शन अलग अलग तरीके का हो गया ना, है ना। तो उस फंक्शन को जिसका रेंज और डोमेन दोनों सबसेट हो रियल नंबर का, उसको हम लोग रियल वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं। और ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन और रेंज कॉम्प्लेक्स नंबर हो, उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन बहुत सारे तरीके का होता है। फंक्शन को हम लोग वेक्टर वैल्यूड फंक्शन भी होता है, वो सब हमारे सिलेबस में नहीं है, वो हमारे BSc के सिलेबस में है, हम लोग वहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे ये रियल वैल्यूड फंक्शन को हम लोग किसको बोलते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन को हम लोग बोलते हैं अगर किसी भी फंक्शन का रेंज और डोमेन दोनों R का सबसेट हो तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसको रियल वैल्यूड फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात ही कर ही लेते हैं। चलो, अगर मैं एक फंक्शन f ले लूँ R से R, और मैं इसको कैसे डिफाइन कर लिया, और डिफाइंड बाय, इसको डिफाइन करता हूँ मैं, फंक्शन को रूल देता हूँ ना, मेरे पर है ना, मैं क्या रूल दे रहा हूँ, तो मैं डिफाइंड बाय किस तरीके से डिफाइन कर रहा हूँ देखना, कि अगर इस फंक्शन में तुम x को डालोगे तो वापस क्या आएगा, x², है ना। तो ये वाला फंक्शन बोले कि ये वाला फंक्शन क्या है, तो ये वाला फंक्शन क्या है, इसका डोमेन देखना ये वाला है, और कोडोमेन क्या है, कोडोमेन R है, और इसका रेंज, और रेंज कोडोमेन का सबसेट होता है। ये पूरा डोमेन R है और डोमेन भी इसी का सबसेट होगा, है ना। तो इसका डोमेन R खुद का सबसेट है, R का सबसेट है ही, तो डोमेन देखना R का सबसेट है। रेंज, इसका रेंज जो भी आ रहा होगा, इसका रेंज अभी हम लोग देखेंगे, इसका रेंज क्या आएगा, 0 to इन्फिनिटी आएगा, आगे हम लोग देख लेंगे इसका रेंज। ये इसका रेंज आता है, देखना ये रेंज भी किसका सबसेट है, R का। डोमेन तो डोमेन R ही है, क्योंकि हर एक वैल्यू के लिए डिफाइंड है, तो इसका डोमेन क्या है, R है, रियल नंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर, और R खुद का सबसेट होता ही है, तो डोमेन R का सबसेट हुआ, और रेंज 0 to इन्फिनिटी आया, तो रेंज भी सेट ऑफ रियल नंबर का सबसेट हुआ, तो इसका डोमेन और रेंज दोनों सबसेट है R का, तो हम लोग बोल देंगे ये फंक्शन क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन। इसके बारे में आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये कभी हम यूज नहीं होगा। चलो हम लोग बात कर लिए थोड़ा सा कि हाँ, फंक्शन के बीच में हम लोग डिस्क्रिमिनेंट को भी जानते हैं, मतलब डिस्क्रिमिनेट करना भी हम लोग सीख गए कि फंक्शन बहुत तरीके का भी हो सकता है, रियल वैल्यूड भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड भी हो सकता है, वेक्टर वैल्यूड भी हो सकता है, वो सब हमारे सिलेबस में नहीं है। कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन के बारे में भी हम लोग नहीं पढ़ेंगे यहाँ, ठीक है। अलजेब्राइक फंक्शन को पढ़ने के पहले हम लोग एक पॉलिनोमियल फंक्शन को पढ़ते हैं। देखना, ए फंक्शन f फ्रॉम R to R डिफाइंड बाय, कैसे डिफाइन करते हैं, f of x इज इक्वल्स टू an x टू द पावर n, an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस so on प्लस a नॉट। अगर किसी फंक्शन को मैं इस तरीके से डिफाइन कर दिया, n कोई सा भी नेचुरल नंबर होगा, होल नंबर होगा, n क्या है, होल नंबर है ना, और इसको मैं इस तरीके से अगर फंक्शन को मैं डिफाइन कर देते, इस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं। और अगर ये an माइनस 1 a नॉट ये R में होता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शन इन R।
पॉलिनोमियल फंक्शन इन आर। और अगर ये भी यही कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ तो वो पॉलिनोमियल फंक्शन इन कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ये हम लोग यहाँ पे रियल पॉलिनोमियल की ही बात करते हैं। तो ये इसको मैं कहाँ पे लिया हूँ, an-1 a0 r में लिया। an नॉन जीरो लिया हूँ क्योंकि हमको डिग्री डिफाइन करना है पॉलिनोमियल का। अगर an ही जीरो हो गया तो क्योंकि डिग्री सबसे बड़ा टर्म होता है ना, पॉलिनोमियल का बहुपद का सबसे बड़ा पावर ही क्या होता है, डिग्री होता है। तो इसलिए हमने क्या लिया यहाँ पे an नॉट इक्वल्स टू जीरो। इसको इस फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इट्स कॉल्ड पॉलिनोमियल फंक्शन, इट्स कॉल्ड पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री n बोलते हैं इन आर, मतलब ये रियल पॉलिनोमियल है। ठीक है, अगर किसी फंक्शन को इस तरीके से डिफाइन कर दें r से r में तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं। एग्जांपल जैसे f ऑफ x बराबर जैसे कि 2x² प्लस 3x और प्लस 2, ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल फंक्शन इन r हो गया। और भी f ऑफ x बराबर √2x प्लस 3, ये भी क्या हो गया, पॉलिनोमियल फंक्शन। यहाँ पे n बराबर कितना है, 1 है, यहाँ पे n बराबर कितना है, 2 है। इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री है 2, इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री है 1। ठीक है, ये आप लोग क्लास 10th में भी पढ़े होंगे। तो ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल, वो 1 डिग्री का पॉलिनोमियल, यहाँ पे पावर घटते जाता है, या n-1 ऐसे। ठीक है, और ये कोफिशिएंट होता है। ठीक, अब हम लोग आते हैं अलजेब्राइक फंक्शन के ऊपर। अब फंक्शन f इज सेड टू बी एन अलजेब्राइक फंक्शन। एक फंक्शन कोई भी f वो अलजेब्राइक कहलाएगा if it can be constructed by using algebraic operation। अब ये algebraic operation मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, टेकिंग स्क्वायर रूट, इसको हम लोग algebraic ऑपरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर पॉलिनोमियल के ऊपर इन सारे algebraic ऑपरेशन को अप्लाई करके अगर मैं कोई सा भी फंक्शन बनाऊंगा तो उस फंक्शन को हम लोग बोलेंगे algebraic फंक्शन। तो क्या ये पॉलिनोमियल ये algebraic फंक्शन नहीं है क्या, है, क्योंकि ये x² पॉलिनोमियल था। इसमें देखो 2x² गुना किए, 2 से x² में गुना किए, 3x को इसमें जोड़े, 2 को भी जोड़े, अलजेब्राइक ऑपरेशन अप्लाई किए हैं, गुना जोड़ सारे ऑपरेशन को अप्लाई किए हैं। तो ये वाला एवरी पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्राइक फंक्शन। ये अलजेब्राइक, ये भी अलजेब्राइक फंक्शन है। और एक दो तरीके का हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि अगर मैं फंक्शन ले लिया, ये x ले लिया पॉलिनोमियल और इसमें रूट ले लिया, ये क्या होगा, स्क्वायर रूट फंक्शन हम लोग बोलते हैं इसको। ये क्या है, अलजेब्राइक फंक्शन है, इसको भी हम लोग अलजेब्राइक बोलेंगे। देखना, ये मान लो कि ये x² प्लस 3 और अपन में हमने ले लिया x प्लस 5। इसमें देखो ये हम लोग रूट भी लिए हैं, भाग भी दिए हैं, 3 जोड़े भी हैं, है ना। तो पॉलिनोमियल में ही हम लोग खेल कर रहे हैं, तो ये वाला क्या हो गया, अलजेब्राइक फंक्शन हो गया। पॉलिनोमियल के ऊपर ही हम लगाएंगे अलजेब्राइक ऑपरेशन, ये नहीं कि इसको भी हम लोग अलजेब्राइक नहीं बोलेंगे। जैसे कि h ऑफ x एक फंक्शन में बना लेता हूँ, e टू द पावर x और प्लस e टू द पावर x प्लस 2 ये अलजेब्राइक नहीं है, इट इज नॉट अलजेब्राइक, इट इज नॉट अलजेब्राइक। हम लोग बात करेंगे कि ये e टू द पावर x होता है ना, वो पॉलिनोमियल नहीं होता है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आप लोग इसका एक्सपेंशन पढ़ेंगे, 1 प्लस एक्स प्लस x² बाय 2 फैक्टोरियल, x³ बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक जाता है। उसका डिग्री डिफाइन नहीं होता है, उसका डिग्री ही नहीं है, उसका टर्म जाता है इन्फिनिटी की तरफ, है ना। लेकिन यहाँ पे पॉलिनोमियल होने के लिए इसका डिग्री फाइनाइट होना चाहिए, एन फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होता है ये वाला। अब इसके एक्सपेंशन को देख करके ये नहीं बता सकते कि ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल नहीं होता है, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं होता है। इसलिए इस पर अगर अलजेब्राइक ऑपरेशन लगाएंगे तो इसको हम लोग अलजेब्राइक फंक्शन नहीं बोलेंगे, ये हमारा अलजेब्राइक फंक्शन नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट एन अलजेब्राइक फंक्शन, ये अलजेब्राइक फंक्शन हमारा नहीं है। ये अलजेब्राइक था, ऐसा अलजेब्राइक था, कुछ भी हो सकता है ना। इस तरीके से भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं x² प्लस 3, ये भी क्या है, अलजेब्राइक फंक्शन है। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, आगे बात करते हैं। ट्रांसेंडेंटल के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए सम इम्पोर्टेंट अलजेब्राइक फंक्शन की हम लोग बात करते हैं। इन्हीं 2 4 5 फंक्शन हम लोग जो पढ़ेंगे, आपको इन्हीं फंक्शन के बारे में जानकारी रखना है, इस इंफॉर्मेशन रखना है, प्रॉपर्टी इसके याद रखना है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये हमारे इससे रिलेटेड हमारे जेईई मेंस एडवांस में प्रॉब्लम आते रहते हैं, हर साल आते हैं। ठीक है, तो इन फंक्शन को हम लोग अच्छे से देखेंगे, बारी बारी से एक एक एग्जाम्पल, एक एक फंक्शन के बारे में हम लोग देखेंगे और उन सारे प्रॉपर्टी को हम लोग याद रखेंगे।
ठीक है, ताकि हमको प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग बात करते हैं रेशनल फंक्शन की। अ फंक्शन विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू पी एक्स अपॉन में क्यू एक्स, वेयर क्यू एक्स इज नॉन जीरो। ये जो क्यू एक्स है ये क्या है, ये नॉन जीरो है। क्यू एक्स नॉन जीरो का मतलब क्या हुआ, ये क्यू एक्स नॉन जीरो का मतलब हुआ कि ये जीरो फंक्शन नहीं है। जीरो फंक्शन मतलब ये आइडेंटिकली ये क्या नहीं है, जीरो नहीं है। आइडेंटिकली जीरो का मतलब हुआ कि क्यू ऑफ एक्स ये जीरो नहीं होना चाहिए, ये हर एक एक्स के लिए जीरो नहीं होना चाहिए। एक आध दो चार पाँच एक्स के लिए अगर जीरो हो भी रहा है तो हमको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये हमेशा ये जीरो नहीं होना चाहिए। तब हम लोग इसको क्या बोलते हैं, रेशनल फंक्शन बोलते हैं। और ये पी एक्स और क्यू एक्स क्या होना चाहिए, ये दोनों पॉलिनोमियल होना चाहिए, तभी हम इसको रेशनल फंक्शन बोलेंगे, अदरवाइज रेशनल फंक्शन नहीं बोलेंगे। जैसे अगर मैं एक फंक्शन डिफाइन कर दिया एग्जांपल के तौर पर, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन में एक्स प्लस 3, क्या ये रेशनल फंक्शन है? बिल्कुल है। ये भी पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल, ये हमेशा जीरो भी नहीं है। एक आध दो एक्स के लिए जीरो होता है तो उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्यू एक्स हमेशा जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब पी एक्स जीरो फंक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एक जी ऑफ एक्स की बात करते हैं। जैसे ये एक्स स्क्वायर प्लस 5, क्या ये रैशनल है क्या? इट इज नॉट अ रैशनल, ये रैशनल नॉट अ रैशनल, नॉट रैशनल। क्यों रैशनल नहीं है? क्योंकि ये नीचे वाला पॉलिनोमियल नहीं है। पी एक्स और क्यू एक्स दोनों पॉलिनोमियल होना चाहिए रैशनल फंक्शन के लिए, ये इसलिए रैशनल नहीं है क्योंकि ये पॉलिनोमियल नहीं है। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, ये हमारे लिए पॉलिनोमियल नहीं है। सिंस इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है, इसलिए ये क्या है, नहीं है, रेशनल फंक्शन नहीं है। क्या ये रेशनल फंक्शन है? बिल्कुल रेशनल फंक्शन है। ये एक वैल्यू के लिए x बराबर -2 पे ये नीचे वाला जीरो होगा, तो एक आध के लिए हो तो इससे हमको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होता है, वो हमारा होगा। ठीक है, तो डोमेन ऑफ रैशनल फंक्शन क्या होता है? ये हमारा रैशनल फंक्शन है। इट इज अ रैशनल फंक्शन, इट इज अ रैशनल फंक्शन। ठीक है, ये हमारा क्या है, रैशनल फंक्शन है। रैशनल फंक्शन का हम लोग डोमेन कैसे निकालते हैं, उसका डोमेन कैसे निकालते हैं, पूरा आर होता है इसका डोमेन। अलजेब्रा फंक्शन पढ़ेंगे वहां भी हम लोग इसकी बात करेंगे, थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगी। क्या होता है, पूरा रियल नंबर में से मैं वो वाला नंबर को हटा देता हूँ, पूरा रियल नंबर में से मैं वो वाला एक्स हटा देता हूँ जिस एक्स पे नीचे वाला क्यू एक्स क्या हो रहा होगा, जीरो हो रहा होगा। उसको हटा देंगे तो हमारा रैशनल फंक्शन का डोमेन निकल जाएगा। जैसे कि वो हमारा एच एक्स था, एच एक्स का डोमेन क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर -4 अपॉन में एक्स -2, इसका डोमेन क्या होगा, ये रैशनल फंक्शन है। इसका डोमेन की अगर मैं बात करूँ तो क्या होगा, पूरा आर हो जाएगा, लेकिन उनमें से वो वाला हटा देना है, वो वाला x हटा देना है, सच दैट कि ये क्यू एक्स, ये वाला हमारा क्या है, क्यू एक्स, और ये हमारा क्या है, पी एक्स। जहाँ पे क्यू एक्स जीरो हो रहा होगा, क्यू एक्स जीरो, क्यू एक्स क्या है, एक्स -2 बराबर जीरो, एक्स प्लस टू बराबर जीरो, इसको हटा दें। दैट मीन्स पूरे आर में से इसको हटा देंगे x सच दैट x बराबर -2, मतलब -2 को हटा देना है, -2 को हटा देंगे, r -2 इज द डोमेन ऑफ द रैशनल फंक्शन। ठीक है, तो ये हमारा किसका, रैशनल फंक्शन का डोमेन हो गया। आई होप मैं इतना सा अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने इंटरवल के बारे में पढ़ रखा होगा, क्योंकि हम लोग क्लास 12th पढ़ रहे हैं, तो 11th में ही हम लोग इंटरवल सब के बारे में पढ़ लेते हैं। तो मैं इतना सा अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको इंटरवल के बारे में मालूम होगा। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, इंटरवल के फॉर्म में, -∞ से -2 ओपन यूनियन, फिर -2 से कहाँ तक इन्फिनिटी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी नंबर को ऐसे लिखा जा सकता है। देखना ये तो है, ये पूरा आर है, उसमें -2 नहीं है, ओपन लगा दिए दोनों तरफ, यहाँ भी ओपन लगा दिए, यहाँ भी ओपन लगा दिए, सिर्फ -2 हटा, बाकी सब नंबर है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिखा जा सकता है। आपने 11th में थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो हम लोग बाद में इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, आपको डाउट होता तो आप हमको पूछ सकते हैं।
ठीक है, ये हमारा था रेशनल फंक्शन के बारे में डिस्कशन। अब हम लोग दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ने आ रहे हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडुलस फंक्शन और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, देख ये क्या है। अ फंक्शन, द फंक्शन f is a mapping from R to R is said to be modulus or absolute value function if it is defined as, अगर मैं इसको इस तरीके से डिफाइन करूं, कैसे देख, अगर मैं इस फंक्शन को इस तरीके से डिफाइन करूं, कैसे डिफाइन करता हूं, देख, अगर मैं इस फंक्शन को इस तरीके से डिफाइन करूं, कैसे, it is defined as minus x if x is less than 0, if x is less than 0। अगर मैं फंक्शन में x को 0 से छोटा डाल दूंगा तो वो माइनस एक्स दे दे, अगर मैं इस फंक्शन में 0 डाल दूं तो वो 0 दे देगा, और x दे देगा अगर मैं इस फंक्शन में क्या डाल दूं, x से 0 है ना। अगर मैं x को 0 से बड़ा डाल दूंगा तो वो वापस x डालेंगे, वापस x कर देगा। अगर मैं x को 0 से छोटा डालूंगा तो उस x में वो एक और माइनस लगा के दे देगा, और अगर मैं 0 डाल दिया तो वो एग्जैक्ट 0 वापस कर देगा। इस फंक्शन, इस स्पेशल फंक्शन का नाम क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन और मॉडुलस वैल्यू फंक्शन। इसको, इस फंक्शन को याद ही रखना है। ठीक है, इस फंक्शन को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, है ना। हाँ, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडुलस फंक्शन। कैसे डिफाइन करते हैं कि अगर मैं x को 0 से छोटा डालूं तो माइनस एक्स दे, 0 आएगा। अगर मैं x बराबर 0 डालूं, x दे, अगर मैं x को 0 से क्या डाल दूं, इस फंक्शन में बड़ा डाल दूं। इसको हम लोग मॉडुलस वैल्यू फंक्शन बोलते हैं। और इस फंक्शन को, एंड इट इज डिनोटेड बाय, इस फंक्शन को हम लोग f(x), इस फंक्शन को हम लोग मॉड x से डिनोट करते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं, मॉड x और मॉडुलस ऑफ x। ठीक है, और मतलब अब मॉडुलस x का मतलब क्या हुआ, इस फंक्शन का नाम हुआ मॉड ऑफ x, अब x बराबर, ये इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इस फंक्शन में x 0 से छोटा डालूंगा तो माइनस एक्स देगा, इस फंक्शन में अगर x बराबर मैं 0 डालूंगा तो 0 देगा, और अगर इस फंक्शन में मैं 0 से बड़ा वैल्यू डालूंगा तो क्या देगा, वो x देगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडुलस वैल्यू फंक्शन। डोमेन इसका क्या होता है, डोमेन रेंज। अभी आपको पता चल जाएगा, जब इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसका डोमेन और रेंज क्या है। ये डोमेन, इसका रेंज, इसका डोमेन कितना होगा, पूरा R होता है। रेंज क्या होता है, पूरा क्लोज 0 टू इन्फिनिटी। अभी हम लोग ग्राफ देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ग्राफ को देख करके भी आप डोमेन और रेंज की चर्चा कर सकते हैं। जितना वो वाई एक्सिस को कवर करेगा वो होगा रेंज, और जितना वो एक्स एक्सिस को कवर करेगा ग्राफ, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डोमेन बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं। ये डोमेन रेंज आपको क्लियर हो जाएगा जब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो मैं अगर मैं पूछूं, ये मॉडुलस फंक्शन है, ये वाला मॉडुलस फंक्शन है, अगर मैं इसमें 5 डालता हूं तो बताओ कि आउटपुट क्या आएगा, क्योंकि रियल नंबर से रियल नंबर फंक्शन है, आउटपुट क्या आएगा। ये x देखना, ये 0 से क्या है, ये 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा है तो आउटपुट क्या देगा, एज इट इज देगा। जब मैं x को 0 से बड़ा रखता हूँ तो वो वापस x करता है। x डाला, अगर ये x 0 से बड़ा है तो वापस x करेगा, अगर ये x 0 से छोटा है तो माइनस एक्स वापस करेगा। ठीक है, और अगर मैं इसमें -2 डाल दूं तो क्या देगा, -2 डालेंगे, ये 0 से छोटा है, ये वाला 0 से छोटा है इनपुट, ये हमारा x है, ये हमारा x क्या है, 0 से छोटा है। 0 से छोटा है तो वो आउटपुट क्या देगा, एक माइनस और फिर x, एक माइनस, और x हमारा क्या था, -2, x हमारा क्या था, -2, तो क्या हो गया, ये 2 आ गया। ठीक है, मतलब माइनस भी इसमें डालेंगे तो क्या देगा, पॉजिटिव ही देने वाला है। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव डालेंगे पॉजिटिव देगा ही देगा। निगेटिव भी डाल रहा है तो वो क्या दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है। ठीक है, अगर मैं 0 डाल दूँ तो क्या देगा, 0 डाल दूँ तो अगर ये x बराबर 0 है तो x बराबर 0 फंक्शन में डालते हैं तो वो क्या वापस करता है, 0 ही वापस करता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, ये जो मॉड x होता है ये 0 हो सकता है, या तो 0 से क्या होगा, बड़ा ही होगा, कभी 0 से छोटा नहीं हो सकता है। समझ में आ गया। तो मॉड लगाने, किसी भी नंबर में मॉड लगाने का मतलब है कि उसको हम लोग पॉजिटिव बना रहे हैं। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि -3 हमने डाला, इसका आउटपुट क्या देगा बताओ। ये 2 लाइन का मतलब है मॉड फंक्शन का क्या है, नोटेशन है, ये मॉडुलस फंक्शन है। इसमें -3 डाला तो क्या वापस करेगा, ये 0 से हमने देखा कि ये छोटा है, ये वाला 0 से क्या है, छोटा है,
जीरो से छोटा है तो एक माइनस देगा और एक एक्स को लिख देगा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। ये -3 का जब -3 के ऊपर मॉड लगाएंगे तो वो वापस क्या करेगा, 3 हमको वापस करेगा। आगे बढ़ते हैं, हम लोग इस फंक्शन को क्लास 11 से स्टार्ट किए हैं और हम लोग पूरा हायर लेवल तक जाएंगे। ऑरिजिन से स्टार्ट किए हैं बिल्कुल जीरो से, हम लोग पूरा हायर लेवल तक भी जाएंगे। क्लास 11 से हम लोग इन चीज़ों को स्टार्ट किए हैं, इसलिए आपको कुछ कुछ अगर आपने क्लास 11 पढ़ा होगा आपको बेसिक चीज़ें लग रहा होगा। तो आई होप हम लोग हायर लेवल की भी बात करेंगे, थोड़ा सा हम लोग वेट करते हैं। देखिए ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन कैसे डिफाइन किए थे हम लोग, मॉडुलस फंक्शन को हम लोग डिफाइन किए थे मॉडुलस फंक्शन को हम लोग कैसे डिफाइन किए थे, देखना मॉडुलस फंक्शन को हम लोगों ने डिफाइन किया था कि ये -x वापस करता है अगर x क्या हो लेस देन 0, 0 देता है जब x क्या हो 0, और जब ये वापस x करेगा अगर मैं x को 0 से बढ़ा रहा हूँ। अब इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करूँ, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 लाइन बना लेते हैं, 2 लाइन बना लें। हाँ, ये एक लाइन बना लिया हमने ऐसे x एक्सिस, और ये वाला हमने क्या बना लिया y एक्सिस, ठीक है। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। x 0 से छोटा, जब x को मैं 0 रखता हूँ तो क्या वापस करता है 0, तो 0 हमने यहाँ पे दे दिया ऐसे। जब x को 0 रखता है तो वैल्यू क्या देता है 0, ठीक है। अगर मैं x को 0 रखता हूँ तो ये वैल्यू क्या देता है 0 देता है, ठीक है। और अगर मैं x 0 से छोटा डालता हूं तो वो -x देता है, y बराबर -x। इसको y बराबर f(x) भी तो हम लोग बोलते हैं, y बराबर क्या बोलते हैं f(x) बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये y बराबर y ही तो है, y बराबर f हमारा मॉड ये है, समझ रहे होंगे आप। हो सकता है कि फिर से लिख देते हैं, y बराबर ये क्या है f(x), इसी फंक्शन का नाम क्या है मॉडुलस फंक्शन। अगर मैं x को 0 से छोटा रखूँ, मतलब इधर मैं कुछ भी रखूँ तो वो क्या देगा -x। अगर x को 2 रखेंगे तो -2 देगा, -2 रखेंगे तो -(-2). देखना इसके ग्राफ की बात करते हैं। जब x बराबर मैं रखता हूँ -1 तो क्या देगा वैल्यू, मॉडुलस फंक्शन में डालूंगा, है ना। ऐसे बना लो इसका, बचपन में जैसे ग्राफ ड्रॉ करते थे हम लोग, ये x और ये हमारा क्या y। जब x में हम लोग -1 रखेंगे तो ये कितना देगा, -1 का मॉड 1 होगा। अभी हमने देखा 0 डालेंगे तो 1 देगा, 1 डालेंगे तो 1 ही देगा, 2 डालेंगे तो 2 देगा, और -2 डाल देंगे तो -2 दे देगा, -2 डालेंगे तो 2 दे देगा। मतलब ये 1, ये 2, ये 3 और ऐसे करते जाते रहेगा, ठीक है। जब मैं x को 0 रखता हूँ तो क्या देता है, ये 0 देता है ना। x जब 0 रखते हैं तो 0 देता है, और x को अगर -1 रख दिया तो 1 दे दिया, और x को -2 अगर रख दिया -2 तो ये क्या दे दिया, ये दे दिया 2, इस तरीके से। और अगर 1 रख दिया तो ये 1 दे दिया, और 2 रख दिया तो ये 2 दे दिया, कुछ इस तरीके से। अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे ऐसे करके तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, y बराबर जब x लेस देन 0 तो y बराबर -x का ग्राफ कुछ इस तरीके से, ठीक है। और जब x को 0 से बड़ा तो वो वापस x करेगा तो y बराबर x का ग्राफ ऐसे ड्रॉ होता है, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ हो गया इसका, समझ में आया क्या। ये ग्राफ हो गया इसका मॉड x का, है ना। इसका ये मॉड x का ग्राफ हो गया, 1 पे 1 देता है, और जब 1 डालेंगे तो 1 देगा, 2 डालेंगे तो 2 देगा, ऐसे डालते जाएंगे तो ऐसे ऐसे फंक्शन हमारा ग्राफ ऐसे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं कि इसका ग्राफ ऐसे ही बनेगा। मतलब जब x 0 से बड़ा है तो ये लाइन y बराबर x है, और जब x 0 से छोटा है ये लाइन क्या है, y बराबर -x। और आप जानते हैं y बराबर x का भी ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्लास 10 में पढ़े होंगे, y बराबर -x का भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। देखना यही वाला लाइन आएगा, इधर वाला ड्रॉ करेगा तो यही वाला आएगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा मॉड x का ग्राफ, इज द ग्राफ ऑफ मॉड x, ग्राफ ऑफ मॉड x। अब इसका तुम रेंज देख सकता है, रेंज कैसे देख सकते हैं, देखो ये y एक्सिस को 0 से पूरा इन्फिनिटी तक कवर किया है, ये इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, पूरा कवर करेगा, इधर कभी नहीं आएगा। तो रेंज क्या हो गया, इसका रेंज क्या हो गया, फिर रेंज हो गया 0 to इन्फिनिटी, 0 भी कवर कर रहा है। अच्छा डोमेन क्या हो गया, फिर
डोमेन तो पूरा आर हो गया, क्योंकि इधर भी x लेस देन 0 भी कवर कर रहा है, x ग्रेटर देन 0 भी कवर कर रहा है और x बराबर 0 भी कवर कर रहा है। इसका डोमेन कितना हो गया आर, जो हमने पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। ठीक है, इसका एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है, अगर मॉड x का स्क्वायर में करूँ, मॉड x का स्क्वायर करूँगा तो वो क्या देगा, वापस x स्क्वायर देगा। ठीक है, पक्का वो x स्क्वायर देगा, x स्क्वायर और मॉड x स्क्वायर दोनों बराबर ही होगा। ये मॉड तो पॉजिटिव हमेशा होता है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या देगा हमको, x स्क्वायर ही वापस आएगा। ठीक है, तो कहीं भी अगर मॉड x स्क्वायर लिखा हुआ है तो x स्क्वायर ही समझना, क्योंकि मॉड अगर x कुछ भी है, निगेटिव है या पॉजिटिव, जैसे कि -2 है, -2 का स्क्वायर करूं या फिर मैं मॉड -2 कर लूं फिर इसका स्क्वायर करूं, देखना ये दोनों क्या है, बराबर ही तो है। ये भी 4 है, ये भी क्या है 4, इसका मॉड 2 का स्क्वायर 4, इसका ये भी 4। तो या तो मैं मॉड लेके स्क्वायर करूं या पहले स्क्वायर करूं फिर बाद में मॉड लूं, एक ही बात है, दोनों बात क्या है, सेम है। ठीक है, तो ये वाला ये प्रॉपर्टी बोल रहा है, ये बहुत काम की प्रॉपर्टी है, इसको याद भी रखना है। ठीक है।